हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स जून 2025 में कंडक्ट होने वाले एग्जाम के कॉमर्स से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज है, जहां पर हम वन बाय वन उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि देयर इज डिटरोरेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड। व्हाट डज इट रेफर्स टू, यानी डिटरोरेशन ऑफ इन मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है, वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप उधार दी हुई चीज़ का, यानी डेप्ट के पैसे को, या फिर हम बात करें डेप्टर्स बोल सकते हैं इसको आप। डेप्टर्स का मतलब क्या होता है, जब आप उधार में कोई चीज़ सामने वाले व्यक्ति को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वो कलेक्शन पीरियड को हमें इंक्रीज करना होता है, यानी कितने जल्दी से हम अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो डेब्टर्स कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज, यहाँ पर हम डेब्टर्स अपने डेब्टर्स के पीरियड को, कलेक्शन को जो है इंक्रीज करना चाहते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन जो है बता रखा है कि रेफर सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कंपनी की जो कि एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ करेंट एसेट्स, यानी कि अपनी करेंट एसेट्स का, अपनी सीए का ऐसे इस्तेमाल करिए जिससे कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाए, वो डिक्लाइन हो जाए, और पोटेंशियली लीडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। इससे होगा क्या कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है आपकी वो ठीक रहेगी, है ना, उससे निजात मिलेगी आपको। दिस कुड मैनिफेस्ट इंक्रीज डिफिकल्टी इन मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, कि जो आपकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, जो आपकी शॉर्ट टर्म की नीड्स हैं, उनको कहीं ना कहीं आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, है ना। सप्लायर रिलेशनशिप हो गए, मिस्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी यानी ग्रोथ से रिलेटेड कोई आप मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी मीट अप कर सकते हैं आप यहाँ पर, उसको भी मीट कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। डिटरोरेशन इन द मैनेजमेंट क्या मतलब होता है इसका, कि हम करंट एसेट्स का ऐसे यूटिलाइजेशन करते हैं जिससे हमारी जो करंट लाइबिलिटी, या कहें लाइबिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाए, जिससे कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है फर्म की वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जहाँ पर हमें मैचिंग करनी है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दे रखा है, पॉलिटिकल और गवर्नेंस एनवायरनमेंट दे रखा है, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट दे रखा है, और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट दे रखा है, और ये हमको आपस में जो है मैच करने हैं। लिस्ट टू में हमें इनकी जो है कोड दे रखे हैं, तो इनसे मैच करना। अब जैसे देखो एथिकल है ना, तो एथिक्स का मतलब क्या होता है, राइट और रॉन्ग, है ना, सही और गलत के लिए होता है। राइट और रॉन्ग की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो वो हमारे एथिक्स कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड तो व्यापार से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमी की बात कर रहा है, इकोनॉमिक पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन से आप याद रखिए, देखो कभी भी आपको क्वेश्चन जब पूछा जाए तो पॉपुलेशन हमेशा डेमोग्राफिक से रिलेट करती है। ठीक है, ये बात आगे तक के लिए भी आपको याद रखनी होगी, ये कीवर्ड जो आपका हर जगह काम आता है, कि जो पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। तो एक तो हमें यहाँ पर ये मिला कि जो डी ऑप्शन है, डी से कहीं ना कहीं थर्ड मैच होना चाहिए, जो कि हमें पहले ही ऑप्शन में दिखता है। तो फिलहाल तो हमारे ये तीनों ऑप्शन कट गए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम एक बार इनको वन बाई वन देख लेते हैं कि ए का वास्तव में टू होना चाहिए क्या। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो ट्रेड से रिलेटेड है। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक जो ट्रेड की बात करता है, व्यापार की बात करता है, ट्रांसपोर्ट की बात करता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल और गवर्नमेंट किसके पास होती है, ये पावर होती है जुडिशियली पावर बोलते हैं इसको। पॉलिटिकल और गवर्नमेंट एनवायरनमेंट पॉलिसी जो है, एनवायरमेंटल की पॉलिसी जो है ये वहाँ से ट्रैक या फिर कहें मैनेज करी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, तो सोशो कल्चर की बात कर लेते हैं। सोशो कल्चर जो होता है वो हमारे एथिक्स की बात करता है, सोसाइटी के लिए क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। ठीक है, और डेमोग्राफिक मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका तो अपना राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है,
इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, जिसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ गया, ये गया है ना, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट के। कुछ तो होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरीके के होते हैं ना। इंटरनल में तो वो होंगे जो कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, है ना, कोई मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो गया, इंटरनल पावर रिलेशनशिप हो गई उनकी, तो ये तो कंपनी की आंतरिक अंदरूनी बातें हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं ना, तो एक्सटर्नल में ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। जैसे कि देखो एक्सटर्नल के दो पार्ट, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो की बात करते हैं हम, तो माइक्रो में देखो एक कस्टमर आ जाते हैं, सप्लायर आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, पब्लिक है, फाइनेंसियर है, और मार्केट के इंटरमीडिएटरी है ना, वो आ जाते हैं। लेकिन मैक्रो यानी मैक्रो का मतलब बिग, है ना, तो इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशो कल्चर, ये हमारे देखो एक्सटर्नल का ही पार्ट था वो, है ना। डेमोग्राफिक भी था हमारे पॉइंट्स में, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट था जो कि जुडिशली पावर होती है। डेमोग्राफिक में हमने एनवायरनमेंट पॉपुलेशन के बारे में बात करी थी, यहाँ पर सोशो कल्चर में हमने जो एथिक्स की बात करी थी। नेचुरल फैक्टर हो गए, टेक्नोलॉजी का फैक्टर हो गए, ग्लोबल फैक्टर हो गए। ये क्या होते हैं, ये ऐसे फैक्टर है भाई जो कि कंपनी के एक तरीके से कहेंगे कंपनी पे इफेक्ट तो बहुत डालते हैं, ये अफेक्ट तो करते हैं कंपनी को, बट इनको हम मैनेज करना हमें इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनको अनकंट्रोलेबल बोलते हैं, अनकंट्रोलेबल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, अनकंट्रोलेबल। ये थे। अच्छा, अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर रहता है एक, है ना, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, इनको हमें यहाँ पर देखना है। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज ऑन इम्पोर्ट टू ऑफसेट, किसको ऑफसेट करने के लिए बनाई जाती है, तो ये हमेशा एक्सपोर्ट की सब्सिडी को सेट ऑफ करते हैं हम। होता क्या है कि मान लीजिए आप कहीं विदेश से कोई सामान परचेज करके लाते हैं, या आप चाह रहे हैं कि विदेश से कोई सामान हम खरीदें, है ना, लेकिन जब जहाँ से आप खरीदते हैं ना, तो होता क्या है कि वो विदेश वाली जो कंट्री होती है ना, वो क्या करते हैं, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं खरीदने पर, है ना, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब भाई जब मान लो इंडिया में रहते हो आप, और बाहर से विदेश से आप कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हो, है ना, तो अब भारत तो ये चाहेगा ना, भारत के लोग तो ये चाहेंगे ना हम कि ये लोग बाहर से ना खरीदें, हमारे यहाँ से ही खरीदें, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक रहे, है ना। तो वो तो सब्सिडी देता है विदेश, लेकिन अपनी जो भारत सरकार वो क्या करती है, वो यहाँ पर काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगा देती है ना, काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगा देती है, जिससे अ, होता क्या है कि हमें अब जो बाहर से हम खरीद रहे थे, जो हमें विदेशी कंपनी जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी, कहीं ना कहीं उसमें हम ज़्यादा पैसा पे करते हैं अकॉर्डिंग टू हम यहाँ से खरीदें, तो इसीलिए जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है, यहाँ पर आपको वन बाई वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला एक क्या है, टैरिफ है। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स है, ये एक ऐसा जो कि निर्यातक देश, एक तो होता है आयात और एक होता है निर्यात। निर्यातक मतलब हम इसको विदेश बोल सकते हैं, है ना, इसको मान लो यूएस बोल सकते हैं, यूएस से हम कोई सामान अगर परचेज करना चाह रहे हैं, तो वो हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, दी जाने वाली सब्सिडी को भरपाई। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी किसी भी नकारात्मक घरेलू प्रभाव की भरपाई करने में मदद करता है, ये हमें जो उसी वस्तु के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण अनुभव हमें यहाँ पर हो जाता है। सिंपल सा आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, WTO जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केवल तभी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने की अनुमति देता है जब आयातक देश सब्सिडी वाले निर्यात की गहन जांच कर ले। अब मान लो चलो ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगा सकते हैं आप, जब आपने उनकी सब्सिडी के बारे में पूरी गहनता से जांच कर ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑफसेट करती है किसको, सब्सिडी को, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम, दे रखा है हमें कि एंटी डंपिंग होता है और एक होता है काउंटर वेलिंग। काउंटर वेलिंग तो अभी पढ़ रहे थे हम। एंटी डंपिंग क्या होता है कि यहाँ पर देखो, अब फॉरेन प्रोड्यूसर है कोई जो को सेल करना चाहता है अपना प्रोडक्ट यूएस में एट द प्राइस ऑफ बिलो द प्रोड्यूसर सेल्स प्राइस एट द होम मार्केट। मान लीजिए
हम यहाँ पर एक तो इंडिया है, इंडिया में प्रोडक्ट ए है ना, ए प्रोडक्ट है ये, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना 50 रुपये है। लेकिन जब मैं इस प्रोडक्ट को यूएस में सेल करना चाहूँ, मैं यूएस में सेल करना चाहूँ तो मैं कितने में सेल करूँ, इसको 40 रुपये में करूँ, है ना। तो जब कोई भी देश अपने होम कंट्री से कम प्राइस में कहीं दूसरी जगह प्रोडक्ट को सेल करता है, उसको हम एंटी डंपिंग कहते हैं, ठीक है, उसको हम एंटी डंपिंग कहते हैं। लोअर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, द फॉरेन प्रोड्यूसर सेलिंग द मर्केंटाइज लेस देन द फेयर वैल्यू, तो उसकी फेयर वैल्यू तो वही कुछ और थी, लेकिन हमने उससे कम में भी सेल कर दिया, दूसरी जगह जाकर, अपने यहाँ नहीं बेच रहे, दूसरी जगह जाकर बेच रहे, उसको हम एंटी डंपिंग कहते हैं, ठीक है। काउंटर वेलिंग मैंने बता ही दिया कि बेनिफिट द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फॉरेन गवर्नमेंट इज सब्सिडी, जब फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अपने खुद के सेल किए हुए शेयर को, जब अपने मान लो आपने कोई शेयर जो है सेल कर दिए किसी को, अब आपने कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहा, या रिड्यूस इस कैपिटलाइज, जिससे हमारी कैपिटल जो रिड्यूस हो जाए, है ना। तो आपके मान लो 100 शेयर थे, आपने वो शेयर सामने सेल कर दिए, और उन्हीं शेयर को आपने खुद से खरीद लिया, इसको बोलते हैं हम बाई बैक शेयर, ठीक है, बाई बैक ऑफ शेयर बोलते हैं इसको, जब हम अपने खुद के शेयरों को खरीद लें, ठीक है। अब शेयर बाईबैक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्रांजेक्शन की कंपनी बाई बैक इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट, के मार्केट से अपने खुद के शेयरों को ही परचेज कर लेना, सामने जो किसी और को न देना। पर्पज क्या होता है भाई इसका, कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो बच जाती है, तो है ना। दूसरा सपोर्ट करता है ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक, के स्टॉक की वैल्यू कम नहीं होती है इससे, बूस्टिंग कर देता है ये हमारी फाइनेंशियल रेशियो को, है ना, फाइनेंशियल रेशियो हमारी अच्छी हो जाती है इससे, मैनेज करना ठीक रहता है यहाँ पर। उसके बाद चेंजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो जाता है, और करना चाहते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर के, हमारी जो है एक तरीके से कोई और हमारी कंपनी को टेक ओवर ना कर सके, ना ले पाए, है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हमारा क्वेश्चन है ये पीएलसी से, पीएलसी इन द सेंस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिक्लाइनिंग स्टेज में कौन सा प्रोडक्ट आता है। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, एक प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेकर, है ना, यानी कि प्रोडक्ट तैयार होने से रिलेटेड लेकर और सेल तक की बात यहाँ पर करी जा रही है। बट होता क्या है भाई यहाँ पर भी, कि एक प्रोडक्ट आपने कोई बनाया, तो भाई कौन सी स्टेज ऐसी है जहाँ पर वो डिक्लाइन हो सकता है, या कौन सा प्रोडक्ट है इनमें से जो कि डिक्लाइन हो जाएगा समय के साथ साथ। तो एच डी टीवी तो अभी भी चलता है ना, ये तो ठीक है। टाटा सोल्ट, आईफोन, आईफोन भी ट्रेंडिंग है, ये भी ट्रेंडिंग है। लेकिन सीडी की बात करें तो सीडी काफ़ी पुराना है, क्योंकि सीडी के बाद आया डीवीडी, है ना, फिर एसएसडी वगैरह आ गया है अब तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, वैसे वैसे हमें यहाँ पर जो है डिक्लाइनिंग स्टेज का सामना करना पड़ता है। जैसे ये दे रखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज आती है, देन ग्रोथ में जाते हैं हम, ग्रोथ के बाद एक मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है हमारी, जो कि एक पीक लेवल बोल सकते हैं इसको हम, है ना, पीक लेवल बोल सकते हैं। देन उसके बाद हमें जो डिक्लाइनिंग स्टेज का सामना करना पड़ता है, ये कुछ मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन की स्टेज जो होती है आपकी, यहाँ पर सेल आपकी कम होती है, ग्रोथ में आके बढ़ जाती है, और मैच्योरिटी में जाके पीक पे पहुंच जाती है कि इससे ज़्यादा अब नहीं होगी, फिर उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट इंट्रोडक्शन में तो ज़्यादा होगी भाई, क्योंकि शुरुआती दौर है, ग्रोथ के टाइम पे एवरेज हो जाती है, लेकिन मैच्योरिटी पे आते आते ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, कहें तो लो हो जाती है। प्रॉफिट की बात करें तो शुरुआत में तो प्रॉफिट आपका वैसे ही कम होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, मैच्योरिटी में जाके हाई हो जाएगा प्रॉफिट आपका, और डिक्लाइनिंग में तो डिक्लाइन हो ही जाएगा। कस्टमर जो होते हैं यहाँ पर इनोवेटर होते हैं, यहाँ पे अर्ली अडाप्टर होते हैं, मेजोरिटी होते हैं, मिडिल मेजोरिटी और लेगार्ड। यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कंपटीटर की बात करें तो शुरुआत में तो कंपटीशन इतना हाई नहीं रहेगा, कुछ ही रहेगा, थोड़ा ग्रो होगा और स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि
लैंडलाइन फ़ोन पुराने समय की बात हो रही है ना। फ्लिप्ड फ़ोन अब नहीं चलते, ये डीवीडी प्लेयर्स हो गए, फैक्स मशीन हो गई, और फिजिकल म्यूजिक सीडी जो हो गई, ये जो है डिक्लाइनिंग स्टेज का पार्ट है, ये डिक्लाइनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अपना हो ही गया है ना, इसका आंसर तो यही था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वर्क ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉय, जब फैक्ट्री के एम्प्लॉय वर्क करते हैं फिजिकली एसोसिएट होते हैं वो, मतलब फिजिकली हैंड वर्क मान लो, या उनके है ना हाथ पांव से काम करना, एक तरीके से कह सकते हैं आप, विद द कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड्स, जब फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखेंगे। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऐड कर रखा है, तो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, अब ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, ये है ना, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर होगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है फिजिकली, और इनडायरेक्ट में क्या आता है, जहाँ पर अब रॉ मटेरियल वगैरह कैन नॉट बी इजीली एसोसिएट विद द फिनिश गुड्स। यहाँ से आप ये डायरेक्ट लेबर भी पढ़ सकते हैं, इनडायरेक्ट लेबर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर आपके लिए सेव कर रखा है। एक कंपनी जब शेयर इशू करती है, 25,000 शेयर इशू करना चाह रही है, लेकिन उसको एप्लीकेशन जब 35,000 की मिल जाती है, तो कंपनी कैसे अलॉट करे शेयर, है ना, क्या रेशियो रखेगी वो। एक मिनट, है ना, कि कौन सा शेयर रखे वो। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाते हैं कि 25,000 तो हमारे पास शेयर थे, 35,000 के लिए एप्लीकेशन आई, तो आप इसी का वो निकाल लेते हैं रेशियो। 5 से इसको काटो, 5 बार में गया, इसको 5 से काटो, 7 बार में गया, तो 5:7 आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। करंट रेशियो, करंट एसिड्स के बारे में पूछा गया आपसे कि इन करंट रेशियो, करंट एसिड्स को किससे कंपेयर करके हम देखते हैं, तो सी ए करंट रेशियो बराबर, इसका फॉर्मूला होता है CA/CL, ठीक है। तो हमेशा करंट एसिड्स को करंट लायबिलिटी से जो है कंपेयर किया जाता है। बोनस शेयर इशू करने की बोल रहा है यहाँ पर, तो बोनस शेयर हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इशू करे जाते हैं, जो कि ओल्ड हमारे शेयर धारक होते हैं। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है आपके लिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर को ये कभी भी इफेक्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में, अकाउंट प्रिपेयर कौन करता है, ये करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कंपनी रजिस्टर्ड। ये नॉन ट्रेडिंग नहीं, आप इसको नॉन प्रॉफिट कंसर्न बोल सकते हैं ना, नॉट प्रॉफिट कंसर्न, जिसका कोई प्रॉफिट से ताल्लुकात नहीं होता, प्रॉफिट पैसा कमाना नहीं होता, धर्मार्थ के काम जो करते हैं एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, इनका कोई बिजनेस पर्पज नहीं होता। नॉन प्रॉफिट कैन टेक फ्रॉम द एनीथिंग, शॉप किचन कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन धर्मार्थ के काम हो गए, है ना, दान दान वाली बात हो गई, तो ये सारी चीज़ें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो कवर करी जाती है, जहाँ पर रिसीप्ट और पेमेंट की इनकी बात होती है। आई होप मैंने जितना आपको यहाँ पर आज के लेक्चर में समझाया है आपको समझ आया होगा। आपका अगर फीडबैक अच्छा आता है तो हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रख भी सकते हैं, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब